हेलो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पौनों के बारे में जाना था, जिसमें हमने बताया था कि पौने 3 प्रकार की हैं। प्राथमिक पौने, द्वितीयक पौने और तृतीयक पौने। प्राथमिक पौने मतलब व्यापारिक पौने थी। द्वितीयक जिसमें हम लोग किस पौनों के बारे में जान रहे थे? अस्थाई पौने। प्राथमिक पौने मतलब अस्थाई पौने, ठीक है। और द्वितीयक पौनों के रूप में हम लोग पढ़े थे सामयिक पौने। क्या? जो किसी विशेष परिस्थिति मौसम में चलती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बता दिए थे कि उसमें व्यापारिक पौने थी। प्राथमिक पौनों में व्यापारिक पौनों का उदाहरण जो सामयिक पौने में पछुआ जो मानसूनी जो पौने हैं वो मुख्यतः क्या है? व्यापारिक पौने हैं, जो 6 माह दिशा में और 6 माह व्यापारिक पौनों के विपरीत बहती है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, आप बस ये जान लीजिए कि व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवी पूर्वा पौने, जिसको उसके बाद हम लोग जान लिए थे द्वितीयक पौनों में मानसूनी पौने और पर्वत घाटी समीर, ठीक है, स्थल समीर, ये सब पढ़ लिए थे। अब कुछ नाम पूछ दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, बस ये जान लीजिए। इसमें स्थानीय पौनों में क्या बेटा? विशेष परिस्थिति में किसी क्षेत्र विशेष में बहने वाली ये पौने हैं। यह 2 तरह की होती हैं, ठंड और गर्म। गर्म को शुष्क भी बोल सकते हैं। तो गर्म पौनों में कुछ नाम बस दे दिया जाता है कि निम्न में से गर्म पौनों के उदाहरण हैं, या फिर यह क्या है, कह देगा कि चिनूक क्या है। तो चिनूक एक प्रकार का गर्म स्थानीय पवन है। चिनूक कहाँ बहती है नाम दे देगा, तो ये रट लेना है बस। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ये हवाएं चलती है कुछ विशेष, अब जैसे बताया था ना पौने चलती हैं, तो ये पौने उस क्षेत्र में बहती हैं, उनका अलग अलग नाम है। तो चिनूक रॉकी पर्वत जो यूएसए में बताया था, उत्तरी अमेरिका में क्या था? रॉकी, और नीचे क्या था? एडीज। उसके बाद दूसरा नाम है चिनूक, याद कर लेना, रॉकी। रॉकी पर्वत पे है ना, यूएसए में बहता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। फॉन स्विट्जरलैंड, यूरोप में बहता है। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अब फॉन सिराको इटली में बहता है। सिराको कहाँ बहता है? यह लाल युक्त होता है, इसीलिए इसे ब्लड रेन कहा जाता है, ठीक है ना। सिराको के बहुत सारे नाम हैं। इन हवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सिमूम को सहारा मरुस्थल अरब सागर में बहता है। देखो वहाँ डेजर्ट है, जब डेजर्ट है वहाँ पे तो बहता है। तो जब हवाओं में पूरी तरीके से जब ऊपर जाता है, तो जब वहाँ पे जो हवाएं बहती हैं वो बिल्कुल लाल दिखाई देती हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? ब्लड रेन। मिलके जब पानी गिरता है तो क्या हो जाता है? एकदम लाल नुमा दिखाई देता है। तो सिमुक सहारा और अरब में बहता है। सहारा जानते हो अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। गिबली सिनाको की जैसी ही हवा गिबली को लीबिया में गिबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिबली भी एक प्रकार की गर्म वायु पौने हैं, और ये कहाँ बता है? लीबिया में। खमसीन मिस्र में, ठीक है। आ जाओ हरमट्टन, ये पूछता है हरमट्टन आपका सहारा मरुस्थल में बहने वाली या अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली यह गर्म पवन है। इसी का अलग अलग नाम यूएसए में ब्लैक रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है यूएसए में? ब्लैक रोलर कहा जाता है। और ब्रिक फिल्टर विक्टोरिया मरुस्थल आपसे पूछा गया है पिछले परीक्षा में, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? और विक्टोरिया झील अफ्रीका में। कहाँ है? याद रखना, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है ना, प्रवाल से बना हुआ पूरा संरचना है, तो ब्रिक फिल्टर कहा जाता है। एक और आ जाता है इसमें, जैसे नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहता है, ठीक है। नार्वेस्टर हरमट्टन की ही तरह है, ये भी नार्वेस्टर नाम दिया जाता है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे गर्म धारा भारत में जो गर्म हवा चलती है उसे लू नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? तो देखो भारत में जो जून के महीने में जो हवा चल रही है उसको लू लोग नाम दे रहे हैं। और सिराको, फान, चिनूक, ठीक है, हरमट्टन, नार्वेस्टर, ब्लैक रोलर, ब्लैक फ्लिट, ठीक है ना, ये सारे हवाओं के नाम है, गर्म हवाओं के नाम है जो ये देशों में चलते हैं। जैसे भारत में क्या चला? लू, ठीक है। तो ये रट लेना है, याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठंडी हवाओं की बात करते हैं। स्थानीय पौने में, तृतीय पौनों में ठंडी हवा भी चलती है। जैसे मिस्ट्रल हवा दक्षिण फ्रांस में चलता है, बोरा इटली में चलता है, ब्लिजार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएसए कनाडा में बहता है। और पेम्प्रो या पंप्रो, ठीक है, ये हवा पंपास अफ्रीका में चलता है, पंपास घास के मैदान,
ठीक है, तो ये चीज आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बात और आपसे पूछा जा सकता है, बस ऐसे याद रखो बेटा, अगर पूछ ले तो जेट स्ट्रीम अत्यधिक तेज हवाओं को, पछुआ पौने हैं, ये क्या है, एक तरह से पछुआ पौने, जो 30 डिग्री ऊपर बह रही थी ना, 35 से 60 के बीच में, तो जो पछुआ पौने हैं उन्हीं पछुआ पौनों का ये क्या है, एक रूप है, अवशेष है, इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये अत्यंत तीव्र, जैसे जो जहाज बनाया जाता है, लड़ाकू विमान, उसमें जेट बोला जाता है ना, है? तो जेट मतलब क्या होता है, जेट किसको कहते हैं, देखे वो पाइप देखे हो, उसके आगे नोजल टाइप का लगा दिया जाता है, इसको जेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, जेट। तो जेट स्ट्रीम कहा जाता है, यह अत्यधिक खतरनाक, बहुत तेज बहने वाली एक पवन है, यह पछुआ पवनों का अवशेष है, ठीक है, इसे समझ लेना। इसकी औसतम गति कितनी होती है, 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लो, सोच लो, कभी कभी ये 600 तक भी हो सकती है, इतना तेज बहता है, समझ रहे हो, इतनी ट्रेन भी नहीं चलती होगी, इतनी तेज हवा चलती है। नोट कर लो, जेट स्ट्रीम पूछ सकता है आपसे, जेट स्ट्रीम समझ में आया, क्वेश्चन दे देगा कि सबसे तेज चलने वाली हवाओं को, पछुआ पवने हवाओं को क्या कहा गया है, जेट स्ट्रीम। नोट कर लीजिए। तो अब आइए, अब देखते हैं चक्रवात के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, और इसमें से एक क्वेश्चन का आना तय है, ठीक है। वह गर्म हवाओं का नाम देगा नहीं देगा, ये पीएनपी के पेपर सेटर के दिमाग की बात है, लेकिन चक्रवात से 100% एक क्वेश्चन आएगा, चक्रवात का नाम दे देगा, ठीक है। आइए समझते हैं चक्रवात क्या है। चक्रवात साइक्लोन बोलते हैं इंग्लिश में, वायु की चक्रीय गति, जब वायु चक्रीय गति करने लगे, और वायु चक्रीय गति क्यों करने लग रही है, कल आपने पढ़ा था, कल के वीडियो में, कि वायु दाब प्रवणता, दाब में अंतर के कारण गैसें क्या हो गई, चलने लग रही थी, है ना। तो जब वायु अचानक से एक ही क्षेत्र में चारों तरफ की वायु क्या हो, हाई प्रेशर बाहर हो, और अंदर तुरंत अंदर क्या हो जाए, लो प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो हवाएं चक्रीय गति करने लगती है। क्या हो जाती है, जैसे मान लो धरती घूम रही है, तो धरती घूम रही तो हवाएं चल रही है, उसके लिए जिम्मेदार कोरियोलिस बल भी था, ठीक है। अब हवाएं चल रही हैं, तो उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जो हवा थी वो कैसे घूम रही थी, क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूम रही थी, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हवाओं की ये गति थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र में हवाएं अचानक से क्या होता है, उसके एक ही क्षेत्र में क्या होता है कि केंद्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और बाहर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, पास की हवाएं बहुत तेजी से चक्रीय गति करने लगती हैं। और चक्रीय गति जब करने लगती हैं तो इसी का नाम जियोग्राफरों ने क्या रख दिया, चक्रवात। चक्रवात वास्तव में विनाशकारी भी होता है और कई क्षेत्रों में यह बहुत लाभकारी है, ठीक है। तो बातें ये भी याद रखना कि चक्रवात, सभी चक्रवात विनाशकारी नहीं होते, ठीक है ना, ठीक है ना। चक्रवात वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 99% चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं, उसमें सभी लगभग 99% चक्रवात विनाशकारी हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कहा, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक, और 5 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, ये उष्णकटिबंधीय जोन था। बीच में क्या था बेटा, ये क्या है, ये उष्णकटिबंधीय जोन है, लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ, ये क्या है, 5 डिग्री साउथ क्या है, यह शांत क्षेत्र है। क्या है, डोल्डम क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, यहाँ कोरियोलिस बल लगभग 0 है। इसी कारण से यहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं, समझ में आया, इसीलिए तो शांत क्षेत्र कहा जा रहा है। डोल्ड्रम क्षेत्र में कोई भी चक्रवात नहीं आएगा, लेकिन यहां से लेकर 30 डिग्री के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहां पर भयंकर चक्रवात आते हैं और विनाशकारी चक्रवात आते हैं। लेकिन इसी के 30 से 60 के बीच में जो चक्रवात आते हैं वो विनाशकारी नहीं, लाभकारी होते हैं। इन्हीं हवाओं के कारण ही उन क्षेत्रों में वर्षा होती है और फसलें, फल
पक जाते हैं, फसलें अच्छी होती हैं इन्हीं के कारण। तो शीतोष्ण, अब आके समझ लेते हैं, समझ में आ गया बेटा? आइए, चक्रवात दो प्रकार का होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 99% चक्रवात उष्णकटिबंधीय विनाशकारी है और ये एक क्षेत्र में विकसित होते हैं। कहां पे उगते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या है? ये वाला क्षेत्र है पूरा, ये वाला है, ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये है इतना, ठीक है ना? तो ये समुद्रों में ये चक्रवात आते हैं और यही जब समुद्रों में चक्रवात आते हैं तो कहा जाता है कि भारत के तट के लोग क्या हो जाएं, मछुआरे वहां न जाएं क्योंकि समुद्र में तूफान आया है। क्या आया है? और यही चक्रवात जब आते हैं तो बहुत तेजी से पानी क्या होता है, भगता है। तो लोगों को यह सलाह दी जाती है, याद रखना उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी है और ये समुद्री क्षेत्र में आते हैं, सतही क्षेत्र पर, धरातली क्षेत्र पर आते नहीं है। लेकिन शीतोष्ण चक्रवात यह गैर विनाशकारी है, यह नुकसानदायक नहीं है, इन्हीं से वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। चक्रवात न आए तो वहां बारिश नहीं होगा और बारिश नहीं होगा तो फसलें और वहां के अंगूर, वहां के सेब, वहां के बहुत सारे फलों का क्या होगा, विकास नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आइए, ये जो शीतोष्ण चक्रवात है वो कहां आते हैं? समुद्र में भी आते हैं और महाद्वीपीय क्षेत्र में भी आते हैं। अब देखिए बेटा, हमने ये बोल दिया चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो आते हैं वो बहुत विनाशकारी होते हैं। इनका आकार ओ आकार का होता है। कैसा होता है बेटा? ओ आकार का होता है, ठीक है ना? लेकिन जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो भी आकार के होते हैं। क्या होते हैं? आपसे पूछ दे निम्न में से कौन सा चक्रवात विनाशकारी नहीं है? ओ आकार, भी आकार, दोनों, कोई नहीं। तब कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या पूछ दिया? तो याद रखना, भी आकार विनाशकारी नहीं होता, ओ आकार विनाशकारी होता है क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन इतने क्षेत्र में आता नहीं है क्योंकि यह शांत क्षेत्र है। क्या है बेटा? शांत क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्रों में तो आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ाया था पौने यहां पर चक्रवात किस क्षेत्र में आया था? हमने कल बताया था, बेल्ट पढ़ाया था। तो जब दो प्रकार की वायु राशि, मान लो एक वायु ऐसे आ रहा है, एक वायु ऐसे आ रहा है, दोनों वायु यहां मिल रहे हैं, तो क्या हुआ? दोनों वायु, मान लो व्यापारी कौन ऐसे चली, अब पछुआ व्यापारी कैसे चली या पछुआ ऐसे चली। अब दोनों ये वायु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। जब दोनों वायु एक दूसरे को मिलेंगे तो क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होगा और तेजी से हवाएं क्या होने लगेंगी? चलने लगेंगी। तो जहां पर दो विभिन्न वायु राशियां गुण वाली, दोनों की दिशा जिसकी विपरीत हो, जब एक सामने मिलेंगी वहीं चक्रवात आएगा। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में तुम देखे होगे, यह पछुआ था तो वो पूर्वा था, ध्रुवी पूर्वा कहा जाता था ना। तो क्या हो जाता? विपरीत वायु राशियां नहीं मिलती हैं, जिसके कारण से ध्रुवीय क्षेत्रों में चक्रवात नहीं आते और डोल्ड्रम क्षेत्र में भी चक्रवात नहीं आते। उसका रीजन क्या है? वहां पर शून्य कोरियोलिस बल है, लगभग शून्य कोरियोलिस बल है, जिससे चक्रीय क्रम में वायु घूमती नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? शीतोष्ण चक्रवात सबसे खतरनाक है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात खतरनाक है और शीतोष्ण चक्रवात अच्छे हैं, लाभकारी हैं। अब आइए कुछ जानते हैं कैसे उत्पन्न होता है। अब कैसे चक्रवात आए, तो एक बात याद रखना, चक्रवात दाब प्रवणता मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में अगर बहुत अंतर है तो चक्रवात आएगा। कोरियोलिस बल भी जिम्मेदार है भाई, हवाओं को घूमने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोरियोलिस बल और अभिकेंद्रीय बल। फिजिक्स में पढ़ा जाएगा अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अब आइए, हम यह पृथ्वी बनाए हैं, यह हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। ये बीच के ऊपर क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध और बीच के नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो याद रखना, ऊपर हमने बताया था वायु यहां पर क्या क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, ऊपर यहां यश बनाए थे और नीचे पौनों में, किसमें? पौनों में। लेकिन चक्रवात में हमने बता दिया था उल्टा रहेगा, यन में ही रहेगा और यस में ही रहेगा। तो चक्रवात जो ऊपर आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यन बना दोगे और ऐसे जब घुमाओगे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी तो ऐसे घूमती है ना, 1 2 3 4 6 12 होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और इसे वामा और कहते हैं। यहां पर चक्रवातों का जो गति है, चक्रवातों की जो हवाओं की जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। कैसी रहेगी? मतलब यहां पर जो चक्रवात आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे घूमेंगे। और यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे।
ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो यहां पर यस बना दोगे और डायरेक्शन समझ में आ गया। तुम्हें याद रखना पड़ेगा एंटी क्लॉक और क्लॉक, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए इसका इंग्लिश जानना जरूरी है, पेपर में इंग्लिश में भी आएगा, याद रखना। क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में? लो प्रेशर बीच में क्रिएट होता है और हाई प्रेशर बाहर क्रिएट होता है ऊपर की साइड। तो क्या होता है, हवाएं अंदर की तरफ ऐसे चलने लगती हैं। क्यों? कोरियोलिस बल के कारण। क्यों बेटा? हवाएं ऐसे चलने लगती हैं। कैसे? कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे एंटी क्लॉकवाइज, देखो ना, इसको अगर इसको मैं पूरा कर दूं, मान लो ऐसे आ रहा था तो इसको पूरा करूं तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे 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 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और इसको देखो क्लॉकवाइज, ऐसे अगर ऐसे करके ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे तो घड़ी चलती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो ऊपर एंटी क्लॉक और नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रवात आते हैं। उस कटिबंधी चक्रवात ओ और शीतोष्ण चक्रवात भी, नोट कर लो। अब देखिए बेटा, अब चक्रवातों में उष्ण कटिबंधी चक्रवात जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में चलने वाली चक्रीय हवाओं को परीक्षा में बहुत पूछता है। तो एक बार थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, ये नाम बस पूछता है और ये परीक्षा में आता है। देखो मैंने बता दिया, ये हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर चक्रवात हमारे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, चक्रीय क्रम चल रहा है और ऊपर जाता है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। देखो जब जाओगे तो ऐसे पाओगे भी आकार यू आकार, क्यों कर रहा है? बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? वो आकार में बहुत बड़ा होगा। भी आकार में क्या होगा? ऊंचा होगा और क्या होगा? नैरो टाइप का होगा, ठीक है ना। बहुत बड़े होते हैं चक्रवात तुम्हारे कहां पे? उष्णकटिबंध में बहुत बड़े बड़े, ठीक है। इसीलिए साइज के आधार पर उसको ओ दे दिया गया। और भी तुम देख रहे होगे ना, ओ ऐसे है और भी क्या है? ऐसे है, पूरा फैलता जाएगा। क्या होता जाएगा? तो आकार के आधार पर इन्हें ओ और भी कहा गया है। उष्णकटिबंधी को ओ, ऊ से उष्ण, ओ और भी से दूसरा शीतोष्ण। कोई दिक्कत? तो ये देखो ऐसे चक्रवात ऐसे घूमता है चक्रीय क्रम में। एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो उत्तरी गोलार्ध का है और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध का। ये ऐसे, मतलब ये क्या हो रहा है, ये जैसे धरती है ना, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये ऐसे करके उठेंगे। ये क्या होंगे? यहां पर आया होगा तो ऐसे उठेगा और सागर में आएगा ही। यहां पर आएगा तो कैसे उठेगा? ऐसे उठेगा। कैसे उठेगा? इधर से उठेगा और यहां पे इधर उठेगा और यहां पे आएगा तो इधर उठेगा और यहां पे आएगा तो, ठीक है ना, और फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। समझ आया? तो ये चक्रवात आपके समझ लिया, ऊपर होगा तो एंटी क्लॉक और नीचे होगा तो क्लॉक। और देख लीजिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे ये जो घूमने वाले चक्रदार हवाएं जो हैं, आपसे पूछा भी गया था, घूमने वाली चक्रदार हवाओं को क्या कहा जाता है? चक्रवात। बहुत आसान सा पूछेगा, बस लड़का नाम सुना तो हो कि चक्रवात भी कोई चीज है, और पूछ दे कि वैली वैलीज क्या है तो हाँ कुछ है, नाम हम सुने हैं। बड़ा आसान सा पूछता है, नाम ही नहीं चर्चा किया गया है। तो उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। तो चक्रवात वास्तव में उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात ही नाम दिया गया है। यह दक्षिण हिंद महासागर, जो भारत में दक्षिण हिंद महासागर है, यहाँ पे भारत है, तो मान लो यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं भारत में, उन्हें चक्रवात ही नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उसे वैली वैलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। टाइफून चीन में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये भारत है, यहाँ पे दक्षिण चीन प्रशांत, यहां पर आने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? टाइफून। क्या कहा जाता है? तुम भी देख रहे हो कि यह एक तरह से चाइनीज नाम लग रहा है, टाइफून। क्या? टाइफून। अब आ जाओ हैरिकेन। हैरिकेन देखो अटलांटिक महासागर, यहां पर आने वाले चक्रवात हैं, अमेरिका के जस्ट बगल में। कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन द्वीप यहां पर है, ठीक है ना, कैरेबियन द्वीप अमेरिका के पास है, ठीक है ना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से जस्ट ऊपर, दक्षिणी अमेरिका से ऊपर, कैरेबियन द्वीप समूह में या अटलांटिक महासागर में, कहां पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में आने वाले चक्रवात को, जो कहां? अमेरिका के जस्ट बगल में, उनको क्या कहा जाता है? हैरिकेन। क्या कहा जाता है बेटा? हैरिकेन। क्या कहा जाता है? यहां पर आएगा कैरेबियन द्वीप समूह, इधर आएगा, इन्हें हैरिकेन कहा जाता है। और जो यहां आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून। क्या कहा जाता है? टाइफून। यहां पर है चीन सागर, ठीक है, तो वहां पे बस चीन देगा तो चीन लगा दोगे। और भारत में जो आता है, यहां पर जो आता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहा जाता है। कोई बहुत इजी है, कोई बात नहीं, बस नाम याद कर। टॉर्नेडो पूर्वी अमेरिका में आता है। कहां आता है बेटा? पूर्वी अमेरिका में आता है, जस्ट इसके ऊपर। पूर्वी अमेरिका क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात को हम क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। तो याद है वैली वैली, टाइफून, टॉर्नेडो और
हरिकेन। ये चक्रवातों के नाम है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज और याद रखना, बड़ा पूछता है। चक्रवात, उष्णकटिबंधीय जो भी चक्रवात आते हैं उनका जो सेंट्रल जोन होता है उसे चक्षु बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, इसका पहला क्षेत्र सेंट्रल वाला जो क्षेत्र होता है बिल्कुल शांत होता है, यहां पर कुछ भी नहीं होता है, बस हवाओं का अवतलन होता है, यहां शांत होता है एकदम। बीच में जैसे तुम एकदम पड़ जाओ कुछ भी तुमको नहीं होगा। लेकिन जस्ट इसके बाद वाला होता है चक्षु भित्ति बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चक्षु या आंख। इसे चक्रवात की आंख कही जाती है। क्या कही जाती है? चक्रवात की आंख कही जाती है। वहां पर तुमको कुछ होगा, ठीक है। पूछा जाता है चक्रवात के केंद्र को, जैसे तुम उसमें पढ़े तो क्या कहा जाता है? ब्लैक होल बोला जाता था, ब्लैक होल बोला जाता था। और क्या बोलते थे उसको? सिंगुलैरिटी, एकक बिंदु। और किसी के भी ऐसे सूर्य सभी के केंद्र में क्या है? एक क्या है? नाभिक है, ठीक है ना। तो ऐसे ही चक्रवात का जो केंद्र है उसे आंख, चक्रवात की आंख कहा जाता है। हिंदी में चक्षु भी बोल सकता है, संस्कृत शब्द। और याद रखना यहां यह समशान क्षेत्र है, लेकिन इसके बाद ही चक्षु भित्ति होता है। चक्षु भित्ति होता है, भित्ति पढ़ाया था साइंस में। तो चक्षु भित्ति अत्यंत सक्रिय क्षेत्र है। क्या है बेटा? सक्रिय क्षेत्र होता है। लेकिन इसके अंदर वाला जो अंदर क्रोड, तुम पृथ्वी में पढ़े थे क्रोड, उसी तरह चक्रवात के केंद्र को क्या बोलते हैं? चक्षु या आंख। ये शांत होता है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है, नोट करिए। अब देखिए बेटा, हमारा अगला टॉपिक है ज्वार भाटा, टाइड्स, ठीक है। ज्वार भाटा देखिए आपसे डेफिनेशन भी पूछता है, डेफिनेशन दे देता है और फिर क्या करेगा? विकल्प में दे देगा उसका किसका है ये। तो देखो, ये हमारा सी लेवल है, समुद्र का स्तर है। सी लेवल है, इसके ऊपर जो हमारे समुद्र के पानी की जो सतह है वह माना जाता है कि ज्वार के कंडीशन में है, और उससे नीचे एक एवरेजन मान लिए हैं, ऐसा बता नहीं रहे हैं, समझ लो। सुनो, ज्वार क्या होता है? समुद्रीय जल का या सागरीय जल का ऊपर उठकर तट की तरफ बढ़ना। क्या? समुद्रीय जल का ऊपर उठकर तट की तरफ बढ़ना। तट मतलब बैंक, किनारा, तट की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ज्वार कहलाता है। और तट से जल का समुद्र की सतह की समुद्र की ओर बढ़ना या पीछे हटना, तट से समुद्र जल का पीछे हटना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। एम याद रखना, ठीक है, समझ में आया? जल का ऊपर उठकर तट की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार। और तट से समुद्र की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं? जैसे देखते हो कि समुद्र का पानी जब आता होगा तो अपने अंदर, अपने यहां से पानी के अंदर से जो भी हमारे क्या है, जो भी हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो मोती हैं, कुछ ऐसे जो बहुत ही महंगे हैं, मछलियां हैं, वो सतह पे आ जाती हैं और फिर पानी फिर उन्हें बहा के लेके चला भी जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है। अब देखिए, ज्वार भाटा क्या है? प्रतिदिन की यह घटना है, प्रतिदिन घटित होती है। 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार भाटा आते हैं, ठीक है, याद रखना। हालांकि ये 24 घंटे नहीं हो सकते, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है और चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, और वो क्या कर रहा है? चक्कर ये भी लगा रहा है। पृथ्वी भी क्या कर रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर, तो घूम ही रही है। तो 24 घंटे न होकर एक ज्वार से अब 2 ज्वार की घटना जब होगी तो 24 घंटे में जो 4 घटनाएं घटित हो रही हैं, इनमें 24 घंटे न होकर 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है, ठीक है, समझ में आया? आओ समझ लेते हैं ज्वार भाटा के आने का कारण क्या है। ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार भाटा हमारी धरती है, चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है, सूर्य का आकर्षण बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। तो मान लो कोई अक्षांश है जिस पर उस समय चंद्रमा ने अपना आकर्षण बल लगाया है, ठीक है, तो उस अक्षांश पर आकर्षण बल लगेगा। मान लो देशांतर, इस देशांतर पर आकर्षण बल लगा। अब उस देशांतर का जब आकर्षण बल लगा तो जल ऊपर उठेगा, जल ऊपर उठेगा। अब जब ये जल ऊपर उठेगा तो जस्ट जैसे मान लो यहां पर चंद्रमा था, हमने बोला, अभी हम बता दे रहे हैं, ये जो भी ज्वार भाटा आ रहा है उसके सबसे प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण बल, फिर सूर्य का, और फिर अपकेंद्रीय बल। क्या? अपकेंद्रीय बल, जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, तो अपकेंद्रीय बल भी इसका कारण है। फिजिक्स में पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है। तो चंद्रमा का आकर्षण बल सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ज्वार भाटा आने का। और दूसरा
सूर्य का आकर्षण बल। कोई पूछे कि क्यों चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है सूर्य की अपेक्षा। हालांकि सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है। और इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण, जो भी आकर्षण बल जो लगता है, उसके बीच में अगर देखा जाए तो 5 न्यूटन का बल अगर सूर्य लगा रहा है, तो 11 न्यूटन का बल चंद्रमा लगा रही है। यानी ज्यादा ताकत से क्या कर रही है, हमारे पृथ्वी को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो क्या हुआ, मान लो एक अक्षांश पर, मान लो यहां चंद्रमा थी, इस देशांतर पर चंद्रमा का आकर्षण बल लगा, तो यहां का जल उठ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां का जल उठ जाएगा। अब यह जल उठ गया तो पृथ्वी अपने आप को बचाने के लिए जस्ट इसके एकदम 180 डिग्री पीछे इस देशांतर पर भी यह पानी उठा देगा। और पानी उठेगा तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पृथ्वी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो देखो मान लो इस देशांतर पर आया, तो इसी देशांतर पर उसी समय भी तो आएगा, विपरीत आएगा। फिर क्या होगा, अब 12 घंटे लगेंगे ना इसको यहां पे आने पर। तो एक ही देशांतर पर दोबारा आने में 12 घंटे का समय लगता है। 12 घंटे दो बार कब आएगा, जैसे मान लो पहला बार यहां आया, फिर ये घूमेगा तो 12 घंटे लगेगा, तब ये वाला हिस्सा यहां जाएगा, और फिर यहां आएगा तो 24 घंटा लगेगा। वही कहा कि एक ही देशांतर पर यह दूसरी घटना कब होगी, दूसरी घटना ज्वार भाटा कब होगी, 24 घंटा 52 मिनट पर। ठीक है, 12 घंटा और 52 का आधा कर लो तो यहां पर हो रहा दूसरा हिस्सा। तो ज्वार भाटा क्या होता है कि एक हिस्से पर आया तो दूसरे हिस्से पर भी बैलेंस करने के लिए धरती वहां के जल को भी क्या करती है, उठाती है। ठीक है, अब देखो जब यहां पर ज्वार आया तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपर क्या होगा, जल का स्तर कम हो जाएगा ना। जैसे मान लो अगर ये निकलेगा पानी, तो ऊपर का पानी कम होगा, तभी तो ये पानी निकला, कहीं अलग से तो पानी आया नहीं। तो यहां पर क्या हो जाती है, भाटा की कंडीशन पैदा हो जाती है। जैसे अगर यहां का जल उठा तो यहां क्या हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, और यहां का जल सब खींचा तभी तो ये उठा, जब ये खींचा तभी तो ये गया ऐसे, और ये खींचा तो इधर गया। तो इधर क्या हो जाता है, समुद्र का सतह कम हो जाता है और यहां समुद्र का सतह बढ़ जाता है। तो यही समुद्र के सतह का बढ़ जाना ज्वार कहलाता है, और समुद्र के सतह का घट जाना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। और समझ लो जब पहला ज्वार किसी भी देशांतर पर आया तो उसी देशांतर पर 6 घंटे बाद क्या, 6 घंटे बाद क्या आता है, भाटा आता है। और फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद, मतलब 6 घंटे जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 12 घंटा 26 मिनट हो जाएगा। इसी मिनट बाद उल्टा, जैसे यहां पर तो आया, लेकिन फिर ये जब इधर आएगा तो इधर तो पानी उठेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा उधर चला जाएगा तो उधर भी तो पानी उठेगा, तो दूसरा बार उधर भी तो ज्वार कहा जाएगा। तो ये ज्वार जब आएगा तो कितना समय लग गया, 12 घंटा 26। हालांकि 12 घंटे में धरती आधी घूम जाएगी। अगर ये देशांतर है तो 12 घंटा लगेगा इसको यहाँ आने में, और 24 घंटा लगेगा फिर यहाँ आने में। लगा, जैसे मान लो मेरी उंगली एक देशांतर है ना, तो इस देशांतर पर मेरे आया ज्वार, तो 12 घंटे में यहां तक आऊंगा, आधा आ जाऊंगा, और 12 घंटे में पूरा आ जाऊंगा, मतलब 24 घंटे में पूरा घूम जाऊंगा। लेकिन नहीं, 12 घंटे में नहीं, यहां पर क्या हो जा रहा है, इसी स्थान को यहां आने में 12 घंटा 26 मिनट लग जा रहा है। कितना लग जा रहा है, तो यही कह रहा है 12 घंटा 26 मिनट में दूसरा ज्वार पैदा होगा, लेकिन अपोजिट। लेकिन फिर 12 घंटा 26 मिनट बाद, यहां से 12 घंटा 26 मिनट बाद यहां पर फिर से एक ज्वार आएगा, यहां पर फिर से एक ज्वार आएगा। वही कहा जा रहा है एक देशांतर पर ज्वार आने में 24 घंटा 52 मिनट लगता। समझ में आया, तो याद रखना एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। जैसे 24 घंटा का हमने बता दिया, 12 घंटा 26 मिनट, ये 12 घंटा 26 मिनट, 24 घंटा हो गया। तो एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते। 2 ज्वार के बीच का अंतर होता है 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, कौन, दीर्घ और लघु, दीर्घ और लघु। तो आइए अब बस इतना जान लो, दीर्घ ज्वार क्या होता है, लघु ज्वार क्या होता है, ये समझ लिया। अब देखो ज्वार भाटा के प्रकार, आपसे ये पूछा जाएगा ज्वार भाटा कितना आता है, तो 24 घंटा में 2 ज्वार और 2 भाटा। तो देखो ये 4 बार घटनाएं होती हैं। अब देखो ज्वार भाटा के प्रकार, तो दीर्घ ज्वार भाटा होता है, लघु ज्वार भाटा होता है, दैनिक ज्वार होता है, अर्ध दैनिक ज्वार होता है, और मिश्रित ज्वार आता है। दीर्घ और लघु ज्वार भाटा पढ़ने की जरूरत है, नोट कर लीजिए। अब थोड़ा बेटा समझ लो कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार जो आते हैं वह कैसे होते हैं, कब दीर्घ ज्वार कह दिया जाता है और कब लघु ज्वार। देखो ये कंडीशन मैं अब बता रहा हूं दीर्घ ज्वार की। दैनिक ज्वार मतलब हमेशा आते रहते हैं भाई, जान ही रहे हो। मिश्रित ज्वार क्या होगा, दीर्घ भी होगा और लघु भी तरह का हो सकता है, तो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बारे में समझ लो। दीर्घ ज्वार की कंडीशन क्या होगी, 2 कंडीशन होगा। जब हमारे सौरमंडल में 2 घटनाएं होती हैं तो उस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। तो दीर्घ ज्वार में क्या होगा, इसमें जलस्तर बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। और ज्वार भाटा से यह जान लो, ज्वार भाटा क्यों जरूरी है पढ़ना,
ज्वार भाटा से कई देश ऐसे हैं जो बिजली उत्पादन करते हैं। टरबाइन लगाए गए हैं समुद्रों में, समुद्र की धाराएं आती हैं और टरबाइन को घुमाती हैं और बिजली पैदा होती है। ठीक है, आपकी किताबों में दिया होगा, जाकर सर्च कर लेना, पूछता भी है। तो यह जानना जरूरी है, भारत के लिए यह बहुत जरूरी है, ज्वार भाटा को बहुत अच्छे से स्टडी करना। समुद्र किनारों पर जहां पे बिल्कुल पहाड़ों की कटाई बिल्कुल सीधी है, वहां पे लगाए गए हैं टरबाइंस के टरबाइन घूमता है और शाफ्ट को घुमाता है और बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये ज्वार भाटा बहुत महत्वपूर्ण है। दीर्घ ज्वार भाटा हमारे सौरमंडल के दो घटनाओं के कारण दीर्घ ज्वार आते हैं। सिजगी की कंडीशन है, क्या है बेटा? सिजगी की कंडीशन। सिजगी क्या है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही तल में आ जाए, हालांकि ऐसा तो संभव है नहीं, एक ही तल में आ जाए लगभग, तो इस कंडीशन को सिजगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आता है। तो सिजगी की कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? एक चंद्र ग्रहण की अवस्था हो सकती है और एक क्या हो सकती है? सूर्य ग्रहण की अवस्था। चंद्र ग्रहण की अवस्था समझते हैं, जब पृथ्वी बीच में होगी और चंद्रमा किनारे पर होगा और सूर्य किनारे पर होगा, तो यहां से क्या होगा? यहां पर छाया मिलेगी। तो यह पूर्णिमा के दिन होता है और इस समय क्या होता है? बिल्कुल तीनों एक रेखा में है। हमने ये बताया कि चंद्रमा ज्यादा आकर्षण बल लगाता है, तो क्या हुआ? एक मान लो एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, और दोनों, एक मुझे इधर खींच रहा है, एक मुझे इधर खींच रहा है। अगर दोनों बल बराबर हो तो मैं तो हिलूंगा ही नहीं, एक खींचे इधर, एक खींचे इधर, मैं तो आराम से खड़ा हूं, बल जीरो बल। लेकिन यहां पे सूर्य का बल कम है, चंद्रमा का बल अधिक है, लेकिन फिर भी सूर्य बल लगा रहा है, तो क्या होगा? यहां पर जो ज्वार आएगा, दीर्घ ज्वार तो आएगा, लेकिन इस अमावस्या के ज्वार भाटा से, दीर्घ ज्वार भाटा से कम होगा। यहां का जल स्तर थोड़ा कम उठेगा, लेकिन यहां पर भयंकर उठता है। इसीलिए कहते हैं अमावस्या की जो रात होती, सूर्य ग्रहण का जब समय होता है, तो सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। कारण क्या है अब समझ लेते हैं पहले। तो समझ में आ गया, एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, दीपू उधर से खींच रहा है, बिपिन इधर से खींच रहा है। बिपिन थोड़ा कमजोर है, दीपू मजबूत है, लेकिन बिपिन मेरे बहुत पास है तो ये मुझे जल्दी खींच लेगा, ये आराम से खींच रहा है, लेकिन थोड़ा बल लगाया है, इसके कुछ बल को, मान लो 100 लगा रहा है तो ये 50 बल को तो जीरो करेगा, तो मैं इधर ही खींचूंगा तो ज्वार तो आएगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। क्यों? सूर्य बचा रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? बचा रहा है। लेकिन इस कंडीशन में देखते हैं, यह कंडीशन बड़ा खतरनाक है। सूर्य हमारा इधर है, चंद्रमा भी हमारी एक ही दिशा में, मतलब दीपू भी इधर है, बिपिन भी इधर है, हमको खींचना है, सब दोनों खींच कर फट से लेकर चले जाएंगे सब। ठीक है, एक ही दिशा में लग रहा है ना, अब दोनों तरफ से नहीं लग रहा है, अब एक ही दिशा में लग रहा है, तो हम सब खींचे खींचे उधर चले जाएंगे। यहां पर 20% अधिक जल उठ जाता है बेटा, यहां भयंकर ज्वार आता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति अमावस्या में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहा जाता है अगर ग्रहण लगा है, अगर किसी मां के गर्भ में बच्चा है, तो उन्हें लेटना नहीं चाहिए, उन्हें चलते रहना चाहिए, कभी भी बाहर नहीं निकलिए, पागल हो सकते हो। और सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है, तो सूर्य के बाहर जो कोरोना क्षेत्र बताया था, जहां से अल्ट्रावायलेट रेज बहुत तेजी से आ रहे थे, वह तुम्हारी आंखों को डैमेज कर सकते हैं, तुम्हारी रेटिना को खराब कर देंगे। वो क्या करेगा? तुम्हारे अंदर जो प्रोटीन है उसको खत्म कर देगा, आंखों में जो प्रोटीन है उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसीलिए कभी भी जब ग्रहण लगा हो तो बाहर न निकलो। समझ में आ गया उसके पीछे का कारण? क्योंकि तुम्हारा शरीर 70% क्या है? हमारा शरीर क्या है बेटा? 70% जल है। क्या है मेरे लालो? 70% पानी है, 70%, 70% पानी है। आप पानी में ही हलचल होगा, पानी में ही पागल हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे बहुत पुराने ऋषियों ने लोगों को तो नहीं बताया, बस ऐसे ही बता दिया ग्रहण न देखो, बाहर नहीं। उन लोगों को अब ज्वार भाटा बैठ के समझाने लगा तो क्या कहो, पंडित जी हमको समझना होता है। ठीक है, लेकिन अब पढ़ाया जा सकता है। तो क्या है, अमावस्या की अवस्था ज्यादा खतरनाक है, पूर्णिमा की अवस्था थोड़ी कम खतरनाक है। अब ये दोनों दीर्घ ज्वार हैं। ये क्या है बेटा? दोनों दीर्घ ज्वार के कंडीशन है। लघु ज्वार के कंडीशन को समझते हैं। लघु ज्वार में क्या होता है? ये प्रथमा होता है और ये क्या होता है? तृतीया होती है। यही तो होती है, तृतीया होती है 7 दिन और ये 22-23 दिन के पास, यही होता है। टोटल 28 दिन लगते हैं ना। कृष्ण, यहां क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष, और ये क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। यही ना, शुक्ला जी नीचे से कृष्णा जी के याद कर रहे हैं। तो क्या होता है देखो, जब चंद्रमा इधर से गुजरती है तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि चंद्रमा यहां होगा और सूर्य यहां होगा।
और एक कंडीशन यहां आ गया जो दीर्घ ज्वार में आया, एक कंडीशन फिर ये होगा, एक कंडीशन फिर ये हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो दीर्घ ज्वार वाले हो गए ना, लेकिन ये भी तो दो कंडीशन होगा, ये लघु ज्वार वाले कंडीशन आ जाते हैं। क्या होता है, अब मान लो मैं यहां खड़ा हूं, बिपिन यहां से खींच रहा है और दीपू यहां से खींच रहा है, ठीक है। अब दोनों जब मुझे ऐसे खींचेंगे तो न मैं इधर जाऊंगा न मैं इधर जाऊंगा, दोनों जब मुझे खींचेंगे तो मैं इधर चला जाऊंगा। क्या हो जाएगा, मैं इधर चला जाऊंगा। इसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। क्या बोलते हैं बेटा? तो क्या होता है, चंद्रमा इधर से खींच रही है और सूर्य इधर से खींच रहा है, तो जल का स्तर न इधर उठेगा न इधर उठेगा, उठ किधर जाता है, इधर। और इधर के जल को बैलेंस करने के लिए फिर पृथ्वी को अपने जस्ट 180 डिग्री पीछे जल को उठाना पड़ता। अगर यहां जल उठेगी तो यहां फिर जल उठेगा। अब यह कंडीशन आता है कि सर अगर मान लीजिए कि यहां जल है लेकिन यहां भूभाग है, तब क्या होगा? हो सकता है ना, कोई बात नहीं, तो धरती में ज्यादा हलचल होगी, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी धरती के अंदर यह क्षमता है कि वो अपने आप को बैलेंस कर सकती है, कोई दिक्कत। अब मान लो ये कंडीशन आएगा, तो मान लो कि बिपिन इधर से खींच रहा है, दीपू इधर से खींच रहा है, तो अब मैं इधर नहीं जाऊंगा, इधर भी नहीं जाऊंगा, और मैं किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। तो ये परिणामी बल काम करता है, फिर इधर का जल उठता है और इसको बैलेंस करने के लिए धरती क्या करती है, इधर का जल क्या करती है, उठ जाती है। तो क्या हो जाता है, इधर तो ज्वार आ जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, इधर लघु ज्वार के कंडीशन हो जाते हैं। जब ये कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा, इधर दीर्घ ज्वार के कंडीशन और इधर क्या हो जाएगा। लेकिन हालांकि ये स्थिति है, तो इस स्थिति में क्या है, ये लघु ज्वार के कंडीशन है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रथमा और शुक्ल पक्ष की तृतीया को लघु ज्वार आते हैं, और पूर्णिमा और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आते हैं। खतरनाक ज्वार अमावस्या को आता है, इसीलिए देखो कहा जाता है अमावस्या की खतरनाक होती है, अमावस्या खतरनाक होती है। अमावस्या में लोग पागल हो जाते हैं। क्यों पागल हो जाते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क 90% पानी चाहिए, और मस्तिष्क में पानी इधर उधर हुआ तो तुम इधर उधर हो जाओगे, ठीक है। इंसान कैसे है, उस जानवर बनने में थोड़ी सी भी लेट नहीं हो सकती अगर थोड़ा भी उसके अंदर से ब्रेन काम करना बंद कर दे। जैसे एक बच्चा, जैसे उसके अंदर क्या है, मैंने बताया था न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं समय के अनुसार, और एक समय बाद न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है, उसके न्यूरॉन्स डेवलप हो रहा है। बच्चे जल जाएंगे पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चल गया जलने से दर्द हो रहा है। और वैसे ही बूढ़े भी होते हैं, बूढ़े एकदम अत्यंत बूढ़े जल जाते हैं, बैठे रहे आग में बैठ गए जल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है, उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं देखना बूढ़ो जल गए, बने दया आता है, लेकिन बूढ़ों को पता, क्योंकि उनका जो न्यूरॉन है जो यहां से दर्द यहां ले जाता है, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। दया मत करो, दया मत करो, इस दुनिया में कुछ भी दया के लायक नहीं है। अपने आप से दया करो, जब तक जीवित हो, जब तक अभी बुद्धि है तभी तक, नहीं तो ये अब ऐसी उम्र है कि कुछ भी कर सकते हैं, एक उम्र के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जी तोड़ मेहनत करो, घर जाओ, पढ़ो और टॉपर बन के